नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको जान रहे हैं कि हम यूपी ट्रिपल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज हम चलाए हुए हैं, जिसमें हम जीएस के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, पर हम प्रत्येक दिन 15 क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लगातार। ठीक है, इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर कोई मित्र नहीं देखे हुए हैं पुराना क्लास, तो आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीरियल वाइज पूरे 15 क्लास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके अच्छे से पहली क्लास से देख सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वीडियो जो होता है लगभग 15 मिनट के आसपास ही होता है। 15 क्वेश्चन 15 वीडियो के आसपास, 15 मिनट के आसपास होता है। ठीक है, सभी मित्रों से अनुरोध है कि अगर आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सारा डिटेल आपको हमारे पेड चैनल ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, कि कितने का वो ग्रुप है, उसमें के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड उसमें किया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 225 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब 225 से हम आगे बढ़ने वाले हैं। 15 क्वेश्चन अपना आज का हम पूरा करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 226 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, जो कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? ई शांति, ई संरक्षा, ई शक्ति या ई समृद्धि? तो इसका आंसर है ई शक्ति। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं कि ई शक्ति स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की एक पायलट परियोजना है। इसकी शुरुआत SHG की बही खाता की गुणवत्ता के सुधार और बैंकों के प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से समूह के बारे में सूचित ऋण निर्णय लेने के सक्षम बनाने जैसी कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 227। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुषों और महिलाओं श्रमिकों के समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामलों शामिल हैं? तो अध्याय 2, अध्याय 1, अध्याय 3 या अध्याय 5? तो आपका अध्याय 1 में लिखा गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन या समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में पुरुषों और महिलाओं को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान करने का शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 228, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई? तो इसका हिस्सा बेंगलुरु नहीं था। ठीक है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख नगरों से जुड़ा था, जिसमें चार प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो 4 प्रमुख नगर आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई थे, इसमें बेंगलोर शामिल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 229, देखते हैं, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो स्वर्ण क्रांति आपके लिए बागवानी, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन या तिलहन उत्पादन? तो स्वर्ण क्रांति आपकी बागवानी के लिए उत्तरदायित्व है। वर्ष 1991 से 2003 के बीच अवधि में भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वर्ण क्रांति की अवधि क्या है? तो 1991 से 2003 के बीच की अवधि। ठीक है, स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी के लिए संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? शहद और बागवानी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 230, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, कृषि एवं लागत मूल्य? तो कौन करता है इसको? गन्ने पर एफआरपी कौन देता है? आर्थिक मामलों की कृषि समिति इसको देती है। ठीक है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा दिया। देखिए, जैसे कृषि एवं लागत समूह जो है ना, कृषि एवं लागत आयोग क्या करता है कि एक गन्ने का मूल्य निर्धारित करता है, लेकिन उसकी मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ही देती है, तभी वो लागू होता है।
आप इधर से चाहे जो ला दीजिए, अगर उधर से अप्रूवल नहीं होगा तो मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसमें दोनों आपका कन्फ्यूजन अवसर हो सकता है, कृषि एवं लागत मूल्य एवं आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में, लेकिन आपको इसमें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ही लगाना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मंजूरी देने की बात हो रहा है, ना कि बताने की बात कि कितना पैसा रहे या ना रहे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। अब साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। ज्योति तीव्रता को एक इकाई के में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है कैंडेला, न्यूटन, एंगस्ट्रॉम एंड टेस्ला। तो ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है? कैंडेला है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 9 जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला इकाई में व्यक्त किया जाता है। किसी एक निश्चित दिशा में प्रकाश स्रोत के एकांक घन कोण में निकालने वाली ज्योति फ्लाश की मात्रा को एक उस प्रकाश की स्रोत की उस दिशा में ज्योति तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 232। स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, स्वर रज्जु, रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता, कंकाल की मांसपेशी एवं विद्युत गतिविधि। तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन नंबर 233, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर, पीजोमीटर, बैरोमीटर या गेज एडेप्टर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पीजोमीटर का। ठीक है, पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के नियम पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर, न्यूटन के श्यानता के नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो जैसे कि आपको पता होगा कि लैक्टोमीटर किस पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। अब क्या है? लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लैक्टोमीटर से दूध की सांद्रता मापी जाती है। यह पानी के संबंध में दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित करता है। यह शुद्ध दूध में तैरता है, जबकि दूध अशुद्ध होने पर डूब जाता है। ठीक है, तो अगर शुद्ध दूध होता है तो लैक्टोमीटर तैरता है, और अगर अशुद्ध दूध होता है तो वो डूब जाता है। क्योंकि देखिए सांद्रता में फर्क, उसके घनत्व में फर्क होता है। अगर शुद्ध दूध होगा तो उसका घनत्व, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी ना, और अगर खराब है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो पानी की अपेक्षा दूध की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर पानी अगर उसमें मिलाया होगा तो दोनों की लगभग बराबर ही होगी। इसी से आपको चेक कर लिया जाएगा कि कौन सा दूध शुद्ध है और कौन सा दूध अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 235। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें स्वर रज्जु होते हैं, यह एक हड्डीदार बक्सा है, यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोग जन्मों को रोकता है, यह उपहस्ती में एक अंग और ग्रसनी को श्वसनली जोड़ता है। देखिए इसमें एक दो ऑप्शन सही है, इसीलिए देखिए इसमें आयोग ने कोई आंसर एकदम सही नहीं किया है। तो इसका, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दो आंसर सही है। ठीक है, स्वर यंत्र श्वसन तंत्र का एक कार्टिलेजियस खंड है जो कि गर्दन के अग्रभाग में स्थित है। स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ व श्वास नली में भोजन के प्रवेश से बचाता है। इसमें स्वर रज्जु भी होते हैं। यह एक कार्टिलाजिसम कंकाल है। ठीक है, तो एक मतलब एक तरह से कार्टिलेज है, एक तरह से इसमें हड्डी नहीं होता है। एक तरह से ये मान लीजिए आप एक वो हाँ कार्टिलेज है। ठीक है, ठीक है, जो कि हड्डी नहीं है यहाँ पर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 236। निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, समलावतल लेंस, उत्तल लेंस या समलोत्तल लेंस? ठीक है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए? तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, जिसे मायोपिया कहा जाता है, आंखों से संबंधित बीमारी के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने में परेशानी होती है। इस परेशानी में आँख की पुतली का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल रेटिना पर बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस रोग को से ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237 आज की क्लास का है, जो कि आज का आपका 12वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? निकट दृष्टि दोष, दृष्टि का स्थायित्व, जरा दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष? तो निकट का दूर दृष्टि का स्थायित्व ये दोष नहीं है। ठीक है,
दृष्टि का स्थायित्व तो दृष्टि दोष नहीं है, जबकि अन्य विकल्प दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे मायोपिया, देखिए निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं? इसे मायोपिया कहा जाता है। देखिए मायोपिया कहा जाता है। इस रोग में प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके सामने केंद्रित हो जाता है। इसे दूर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में जरा दृष्टि दोष आंखों का ऐसा दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। इसमें मनुष्य दूर की वस्तुओं तथा नजदीक की वस्तुओं स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो जरा दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। रेटिना के पीछे बन जाता है तो वहां पे क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। इसलिए आपको नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 238, तारों के चमकने का कारण क्या है? धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन, तारों के प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन, पानी की बूंदी द्वारा प्रकाश परीक्षण। तो क्या है? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन इसका चमकने का कारण है। तारों के चमकने का कारण तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरणें या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगें वायुमंडल में प्रवाहित होती हैं और वायु घनत्व तथा ऊंचाई में भिन्नता के कारण विचलित होती हैं। ठीक है, जैसे कि उसका प्रकाश आता है, वायुमंडल के कारण रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है तो तारों में चमक का आभास आपको होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 269, जो कि आज की क्लास का 14वां नंबर क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? चालक का पदार्थ, लंबाई, इसमें क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत चालक की आर्द्रता। तो किस पर निर्भर करता है? चालक की आर्द्रता पर निर्भर करता है इस पर प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ, लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर प्रभावित होता है। ये चालक की आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन पैरोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस N2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। आमतौर पर इस गैस का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, मतलब डेली हम 15 क्वेश्चन ही करते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है, 15 क्वेश्चन अगर हम कराएंगे तो आराम से वीडियो हो भी जाएंगे और आप लोग देख भी लेंगे। ठीक है, अगर कोई मित्र यहाँ पे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, 15 वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, अगर वो पुराना वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियोस को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ में अपने नोट्स रिवाइज करते हैं, तो आगामी जो पेट की परीक्षा आने वाली है, चाहे लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, चाहे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आने वाली है, चाहे यूपी ट्रिपल से संबंधित कोई परीक्षा आने वाली है जहाँ पे आपको जीएस के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही ये लाभप्रद या लाभकारी होगा। ठीक है, तो आप उसको डेली देखते रहिए। अगर कोई मित्र टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सारी जानकारियां, कोई भी पेपर आने वाला है या कोई भी नोटिफिकेशन आने वाला है या कोई सी परीक्षा की तिथि आने वाली है, उसका सारा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, बहुत ही कम फीस पे है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड होगा, और साथ साथ आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स उसमें मतलब ग्रुप को खोला भी जाता है, ओपन भी किया जाता है, वहाँ से आप कुछ भी अपना डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।